जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी बच्चों का, कक्षा 10 के विद्यार्थियों का हमारे इस प्लेटफॉर्म में, हमारे इस सबसे अच्छे प्रयास में, ज्ञानोदय क्लासेस में, है ना। जिस तरह से आप बच्चों ने सभी बेहतर ढंग से पढ़ने की कोशिश किया है, बेहतर ढंग से पढ़ने के लिए स्टार्ट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन पेपर हिंदी के आप दो पार्ट हैं, एक है कृतिका और दूसरी है क्षितिज, है ना। तो दोनों पार्ट को एक एक पार्ट में आपको दे देंगे। एक आज अभी तुरंत मिल जाएगा, यानी 3 मार्च 2026 को शाम को 7 बजे ये वीडियो आपको मिल जाएगा, और 4 मार्च 2026 को दूसरा पार्ट भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए आइए देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करिए, कमेंट में बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है या फिर आप कितने नंबर प्राप्त करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आइए हम देखते हैं और उस तरह का समझते हैं हम कितना कर पा रहे हैं। चलिए, तो विशेष आप सभी बच्चों से यह आग्रह है कि जितना कम से कम आप उतना पढ़ें, कम से कम आप उतना पढ़ें जितना हम पढ़ा दें, है ना। जितना हम पढ़ा दे रहे हैं, यदि आप उतना पढ़ लेते हैं तो आपका 100% रिजल्ट अवश्य आएगा। चलिए आइए देखते हैं। माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक हो जाएंगे शिव पूजन सहाय। कौन हो जाएंगे? शिव पूजन सहाय, ये हो जाएगा। लेखक का असल नाम क्या था? यानी जो लेखक है शिव पूजन सहाय, तो इनका असल नाम क्या था? तो इनका असल नाम था तारकेश्वर नाथ। क्या था? तारकेश्वर नाथ। क्या था? शिव पूजन सहाय का असल नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। अब लेखक अपने पिताजी को क्या कह के पुकारते थे? तो लेखक अपने पिताजी को क्या कहते थे? बाबूजी। क्या कहते थे? बाबूजी। लेखक माता से किस हद तक जुड़े थे? अब आप अपने माता से किस हद तक जुड़े हैं वो भी आप समझ सकते हैं। तो लेखक अपने माता से केवल क्या करे थे? केवल दूध पीने की हद तक कराता था। क्या था? केवल दूध पीने का नाता था। सॉरी, यहां पे नाता होना चाहिए, नाता था। क्या था? केवल दूध पीने तक का नाता वो रखते थे। लेखक के पिता रोज सुबह उठकर क्या करते थे? पूजा करने बैठ जाते थे, है ना। लेखक के पिता सुबह उठकर क्या करते थे? नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते थे। क्या करते थे? नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते थे। लेखक अपने माथे पर किसका तिलक लगाते थे? अब बताइए आप, लेखक अपने माथे पर किसका तिलक लगाते थे? तो वो लगाते थे भभूत का। किसका? भभूत का तिलक लगाते थे, है ना। लेखक के पिता लेखक को क्या कहकर पुकारते थे? जो लेखक के पिता हैं, तो लेखक को क्या कहकर पुकारते थे? तो वो पुकारते थे भोलानाथ कहते थे। क्या कहते थे? भोलानाथ। क्या कहते थे? भोलानाथ। पिताजी आटे की कितनी गोलियां गंगा जी में फेंकते थे? तो आप बताइए, भोलानाथ के पिताजी माने लेखक के पिताजी आटे की कितनी गोलियां फेंकते थे? कितनी गोलियां गंगा जी में फेंकते थे? तो यहां पे मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों लिखे दे, हिंदी और गणित दोनों में लिखे दे रहा हूं। कभी कभी हिंदी में भी इस अंक से पूछ देता है। तो यहां पर हो जाएगा 500 गोलियां। कितनी? 500 गोलियां। ऑप्शन में कभी कभी हिंदी से दे देता है और कभी कभी अंक में भी देता है, तो उसको आप बेहतर ढंग से देख सकते हैं, क्योंकि दोनों वर्जन हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में आया तो कंफ्यूज ना हो, है ना। लेखक व उनके साथी मिलकर क्या खेलते थे? चबूतरे पर नाटक और शादी का खेल खेलते थे। कहां खेलते थे? चबूतरे पर
नाटक व शादी का खेल खेलते थे, खेल खेलते थे। क्या करते थे? लेखक और उनके साथी चबूतरे पर नाटक और शादी का खेल खेलते थे, है ना। ये हो जाएगा। सांप निकलने पर भोलानाथ उनके साथी किधर भागे? कहां गए थे? सांप निकलने पर भोलानाथ और उनके साथी कहां गए थे? अपने अपने घरों की ओर चले गए थे। कहां गए थे? तो लिख देते हैं, अपने अपने घरों की ओर। कहां गए थे? अपने अपने घर की ओर भागे थे। सांप के डर से भागे हुए भोलानाथ कहां जाकर छिपे थे? सांप के डर से भागे हुए भोलानाथ कहां जाकर छिपे थे? तो मां के आंचल में छिपे थे। कहां छिपे थे? अपने माता जी की गोद में, मां के आंचल में। वैसे भी मां से बढ़कर कुछ नहीं होता, आप भी जानते हैं, है ना। मां के आंचल में, मां के आंचल में छिप गए थे। अब चलिए, त्रिपुंड क्या है बताइए? त्रिपुंड क्या है? तो त्रिपुंड है माथे पर आड़ी, 3 आड़ी या खड़ी रेखाओं वाला तिलक। माथे पर 3 आड़ी, माथे पर 3 आड़ी व खड़ी रेखाओं वाला तिलक। क्या था? 3 आड़ी या खड़ी रेखाओं वाला तिलक को त्रिपुंड कहते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका कौन है? तो आप तो जानते होंगे, लेकिन हम बता रहे हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका कौन है? मधु काकड़िया जी हैं। कौन है? मधु काकड़िया। मधु काकड़िया। मधु काकड़िया जी कौन है? साना साना हाथ जोड़ के लेखिका। लेखिका किस मौसम में घूमने निकली थी? आप बताइए कि लेखिका किस मौसम में घूमने निकली थी? तो लेखिका बसंत के मौसम में घूमने निकली थी। बसंत में, है ना, बसंत में घूमने निकली थी। लेखिका को कंचनजंगा किस समय दिखाई देता था? तो ये तो बिल्कुल आप सीधे लिख सकते हैं कि कभी नहीं दिखाई देता था, कभी नहीं, है ना। लेखिका के गाइड का क्या नाम था? लेखिका के गाइड का क्या नाम था? जितेन नार्गी, नार्गे। जितेन नार्गे लेखिका के गाइड का नाम था, है ना। पहाड़ी औरतें पत्थर पर बैठकर क्या कर रही थी? अब आप बताएं कि पहाड़ी औरतें पत्थर पर बैठकर क्या कर रही थी? पत्थर तोड़कर रास्ता बना रही थी। क्या कर रही थी? पत्थर तोड़कर रास्ता बना रही थी। पत्थर तोड़कर रास्ता बना रही थी। ये हो जाएगा। लॉन्ग स्टॉक में जितेन नार्गे ने क्या दिखाया था? वही शूटिंग का सीन दिखाया था, आप जानते होंगे, है ना। जितेन नार्गे ने क्या दिखाया था? एक फिल्मी शूटिंग का स्थान दिखाया था। क्या दिखाया था? एक फिल्मी शूटिंग का स्थान दिखाया था, है ना। फ्यूमेई क्या है? आप बताइए कि फ्यूमेई क्या है, लेकिन हम आपको बता देंगे, फूलों से भरी घाटी है। एक फूलों से भरी क्या है? फूलों से भरी घाटी है। लेखिका ने भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा? अब बताइए, लेखिका ने भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा? कटाओ को। किसको कहा? कटाओ को। लेखिका ने भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा? कटाओ को कहा। अब देखिए, एक चीज हमारे पास, एक ऑप्शन और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम बोल दे रहे हैं, है ना।
आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं छोटे छोटे अक्षरों में, आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसमें क्या लेखिका ने आत्मा की अनंत यात्रा किसे कहा? क्वेश्चन है, लेखिका ने आत्मा की अनंत यात्रा किसे कहा? अब बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा कि लेखिका ने अपनी यात्रा को कहा था। किसको? अपनी यात्रा को। इसका उत्तर हो जाएगा अपनी यात्रा को। क्यों इसको लिखा रहे हैं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें विकल्प बहुत सारे दिए हैं। विकल्प में दिए हैं जीवन को, प्रकृति की सुंदरता को, पूजा पाठ को। तो कुछ बच्चे पूजा पाठ लगा देंगे, है ना। तो इसमें लिखा है अपनी यात्रा को, जिसने अपनी यात्रा को दिया है। एक बात और बता रहे हैं कि यदि आप बेहतर ढंग से अपने सिलेबस में, अपने पेपर में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो जितना मैं बता दूं, कम से कम इतना तो पढ़ के ही आइए, और जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़िए। चलिए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, है ना। कुछ ऑप्शनल और भी देखेंगे। इसका केवल भाग कृतिका का पहले पार्ट में आ रहा है, इसके बाद दूसरे पार्ट में क्षितिज का आ जाएगा। चलिए कुछ ऑप्शनल और बचे हुए हैं जिसको हम बेहतर ढंग से देखते हैं और समझ के करेंगे। चलिए जो बाकी है, जो कुछ ऑप्शनल जो हमने बोला था कि कम से कम 30 ऑप्शन तो रहेंगे, है ना। तो 30 नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन 22-25 ऑप्शन हो रहे हैं कृतिका में। तो आप बेहतर ढंग से उसको समझ सकते हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि बहुत ही रेयर कंडीशन में अन्य ऑप्शन आ सकते हैं, बाकी ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चलिए देख लेते हैं। मैं क्यों लिखता हूं, पाठ के लेखक कौन है? अजय जी है। शाही वात्स्यायन अजय, इनका पूरा नाम है सचिंदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय जी हैं। लेखक के अनुसार सभी कृतिकार क्यों लिखते हैं? लेखक के अनुसार सभी कृतिकार क्यों लिखते हैं? आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए। क्या हो जाएगा इसमें? आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए। काहे के लिए लिखते हैं? आंतरिक जो व्यवस्था है उससे मुक्ति पाने के लिए लिखते हैं। पहाड़ी दबावों में से कौन सा कारण लेखक ने नहीं बताया? कौन सा कारण लेखक ने नहीं बताया है? तो हो जाएगा आलोचकों की प्रशंसा। क्या हो जाएगा? आलोचकों की प्रशंसा लेखक ने नहीं बताया है। लेखक के अनुसार लेखन का मूल प्रेरणा स्रोत क्या है? लेखक के अनुसार लेखन का मूल प्रेरणा स्रोत क्या है? तो हो जाएगा भीतरी प्रेरणा। आंतरिक, भीतरी मतलब आंतरिक होता है। जब अंदर से आपके मन में कोई बात उठती है, लेखक के मन में कोई बात उठती है, तभी तो वो लिखते हैं। लेखक को जापान में क्या देखने को मिला था? लेखक को जापान में क्या देखने को मिला था? जापान में हिरोशिमा में अणुबम के प्रभावों को देखने को मिला था। हिरोशिमा में अणुबम के प्रभाव, हिरोशिमा में अणुबम के प्रभाव देखने को मिला था। लेखक ने स्वयं को कैसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है? लेखक ने स्वयं को कैसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है? तो इसमें हो जाएगा, आप भी उस हिसाब से देख सकते हैं क्वेश्चन को। कैसे देख सकते हैं? इसमें लेखक ने स्वयं को कैसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया? आलसी और बाहरी दबाव, आलसी व बाहरी दबाव से बचने वाला वर्णित किया है। जापान से लौटकर ट्रेन में बैठे लेखक ने किसकी तस्वीर देखा? जापान से लौटकर ट्रेन में बैठे लेखक ने किसकी तस्वीर देखा था? एक हिरोशिमा के पत्थर पर बनी छाया की। क्या हो जाएगा ये? एक हिरोशिमा
के पत्थर पर बनी छाया की मूर्ति देखना लेखक ने देखा था। अगला क्या है, लेखक ने हिरोशिमा कविता कहाँ लिखी थी? लेखक ने हिरोशिमा कविता लिखी थी ट्रेन में। कब? लेखक ने हिरोशिमा कविता कहाँ लिखी थी? जापान से लौटते समय ट्रेन में। तो क्या हो जाएगा, जापान से लौटते समय ट्रेन में लिखा था। केवल जितना हम ऑप्शन दे रहे हैं रेयर कंडीशन में ही बाहर से आ सकता है, बाकी बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन आपके समक्ष में रख रहा हूं। विज्ञान का दुरुपयोग किस घटना के माध्यम से दिखाया गया? जो हिरोशिमा में परमाणु बम गिराए गए, हिरोशिमा पर अणु बम का गिरना, क्या हो जाएगा? हिरोशिमा पर अणु बम का गिरना। लेखक के अनुसार लेखन कार्य में बाहरी दबाव का क्या महत्व होता है? बाहरी दबाव का महत्व क्या होता है? क्या होता है? यह लेखन की बाहरी दबाव जो होता है, लेखन की गति, लेखन को गति तो दे सकता है, मतलब हम धीरे लिख रहे हैं तो तेज तो लिख सकते हैं। लेखन को गति लिखें तो ज्यादा ठीक है, नहीं तो की गति लिखेंगे तो लेखन को गति दे सकता है। बाहरी दबाव जो है लेखन को गति दे सकता है, लेकिन क्या है? किंतु यह मौलिक नहीं है। यह मौलिक का मतलब क्या है? मौलिक का मतलब है कि व्यवहारिक रूप से यह ठीक नहीं है। यदि बाहरी दबाव होगा तो लेखनी तेज होगी, लेखनी में गति आएगी, लेकिन वो बेहतर ढंग से लिखा नहीं जा पाएगा। अब चलिए कुछ इस पाठ के, मैं क्या लिखता हूं पाठ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने के लिए आपकी क्या राय है? सबसे बड़ा ये हो गया। दूसरा प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूं के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है ना? लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कवर कैसे महसूस किया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। आंसर जो क्वेश्चन है, परमानेंट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक हैं उनको देखेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आइए, जो कृतिका के मुख्य प्रश्न है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी लगातार हम लोग पढ़ ही रहे हैं, वही हम कर रहे हैं। चलिए आइए, एक बात कहना चाहूंगा, एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करिए और एक सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा और बताइए कि आपकी तैयारी कितनी है या फिर हिंदी के एग्जाम में आप कितने नंबर पाएंगे। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं फिर से जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन होगा पाठ में सौंदर्य व कष्ट। यहाँ पे भी डबल इन्वर्टेड कॉमा होगा। कष्ट का द्वंद्व किस प्रकार उभरता है? द्वंद्व यहाँ पे लिखा गया है, ये हो जाएगा द्वंद्व किस प्रकार उभरता है? लेखिका इस विरोधाभास को कैसे व्यक्त करेंगी? साना साना हाथ जोड़ प्रार्थना पाठ में किस सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक संदेशवाहक है? लेखिका को गंतोक से कंचनजंघा, ये गंतोक है और ये कहे कंचनजंघा क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? तो इसका आंसर नॉर्मल है, आप देख सकते हैं, ये 3 नंबर में आएगा। लेखिका बर्फ देखने के लिए कहां जाने का फैसला करती है ना? लेखिका का कटाओ, ये टा होना चाहिए। कटाओ का सफर कैसा रहा? भोलानाथ व उसके पिता के संबंधों में आध्यात्मिकता व बाल सुलभ चंचलता का कैसा समन्वय दिखाई देता है? माता व पिता के पालन पोषण के तरीकों में क्या अंतर है? ये अंतर बाल मन पर कैसे प्रभाव डालेंगे, है ना? डालते हैं। पाठ में वर्णित बच्चों के खेती के खेल से ग्रामीण जीवन की किन सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं का पता चलता है? राम नाम बही और गंगा में आटे की गोलियां फेंकने जैसी यजा है, ये जैसे पिता की दिनचर्या से उनके व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का पता चलता है?
इस तरह कृतिका हो गई है। अब क्षितिज भाग 2 में आएगा, है ना, यानी 4 मार्च 2026 को आपको वीडियो मिल जाएगा। तो कृतिका आपने देख लिया, अब क्षितिज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए, इस सेशन में केवल इतना ही। क्षितिज कृतिका आप पढ़ते रहिए, केवल सॉल्यूशन ही नहीं, केवल और केवल आंसर क्वेश्चन जितने भी चीजें हैं ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए, है ना। ग्रामर का भी कुछ पोर्शन अभी बता देते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको। ग्रामर में सबसे पहला तो आपको पढ़ना है रस, रस पढ़ना है, छंद पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है। ग्रामर पोर्शन में रस पढ़ना है, छंद पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, चौपाई पढ़ लेना है। रस में रस के अंग भी आएगा, रस के अंग भी पढ़ लीजिएगा। स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर भी आता है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। चौपाई और दोहा, चौपाई पढ़ेंगे, दोहा पढ़ेंगे, और क्या, चौपाई दोहा के अलावा हो गया, इतना आता है। फिर आप पढ़ेंगे संधि, संधि पढ़ लीजिएगा, समास पढ़ लीजिए, है ना। जितने भी ऑप्शनल आप दे सके, देख सके, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, जिससे आपका 70 to 75 जितने नंबर का क्वेश्चन पेपर आ रहा है स्वयं 100% आपको मिले। तो चलिए इस सेशन में केवल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में क्षितिज के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम मिलेंगे नए उत्साह, नए एनर्जी, नए पेपर, नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।